नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। विजयदशमी पर विशेष आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें उन्होंने डाक टिकट जारी किया, एक 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया और पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता का चित्र प्रकाशित किया गया। लेकिन आज हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वक्तव्य पर। उन्होंने कहा कि 1984 में जब सिखों का कत्लेआम हो रहा था, तब आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सिख परिवारों को शरण दी थी, उनको मदद दी थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें भी बताई और ये अब किसी से दबा छिपा नहीं है कि चाहे इमरजेंसी का काल हो, जब वो सिख की पगड़ी पहन करके भूमिगत हुए थे, या उसके बाद ननकाना साहब के लिए जो कॉरिडोर बना था, उसके उद्घाटन के अवसर पर भी लोगों ने देखा था। इसके अलावा वो जब गुरुद्वारों में जाते हैं तो भी पगड़ी पहन करके ही जाते हैं और पूरे सेवा भाव से वहां सेवा करते हुए दिखाई देते हैं, कार सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। जो गुरु हुए हैं सिखों के, उनके साहबजादों के लिए उन्होंने राष्ट्रीय अवकाश का ऐलान किया है। उस अवसर पर कई कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो खुद भी किसी एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इसके अलावा भी सिखों के लिए उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने काफी प्रयास किए हैं और जब वो 2014 में वापस आए थे, यानी प्रधानमंत्री बनकर के आए थे, उसके बाद से उन्होंने प्रयास किए कि जो केस कांग्रेस नेताओं पर टलते आ रहे हैं वो गति पकड़ें और उसी का नतीजा है कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई और सज्जन कुमार आजकल जमानत पर बाहर आ गए हैं। हमारे यहाँ की अदालतें भी खूब दरियादिली दिखाती हैं। जगदीश टाइटलर को बरसों तक सोनिया गांधी भी और दूसरे लोग भी सिर पर बैठाए रहे। उन पर गंभीर आरोप थे, 100 सिखों के कत्ल का आरोप था। इसके बावजूद वो कांग्रेस की मेन स्ट्रीम में बने रहे। तो वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए हैं। आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे कि भाई, सबको पता है इंदिरा गांधी की हत्या किन स्थितियों परिस्थितियों में हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों करना पड़ा, भिंडरावाले को पैदा किसने किया था, क्यों किया था, और पंजाब में जो काले दिन थे, जो लंबा दौर चला था, वो क्यों आए थे। पंजाब केसरी ग्रुप के एक के बाद एक पिता पुत्र दोनों की हत्या की गई। बहुत सारे लालरू का मुझे अभी तक याद है कि एक बस से उतार करके हिंदुओं को गोलियों से भूना गया था। बहुत वो विचलित करने वाली घटनाएं थी और दिन थे। बहरहाल वो काले दिन भी गुजरे, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहा है, खालिस्तानियों के जरिए, कुछ दूसरे संगठनों के जरिए, जिन्होंने पंजाब की शांति को बार बार भंग करने की कोशिश की है। 5 जनवरी 2022 का वो सीन भी हमें याद है, जब प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर गए थे। 46,000 करोड़ की घोषणाएं करने वाले थे। फिरोजपुर में रैली रखी हुई थी। पहले वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि पर जा रहे थे, उनको बीच में रोक लिया गया था और उसके बाद उसकी जांच पड़ताल भी हुई, पता भी लगा और उसमें कुछ पुलिस अधिकारी नपे भी, लापरवाही के चलते और दूसरे कारणों के चलते, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का सवाल था। वीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने वैसे तो खाली उल्लेख भर किया है कि 1984 के दंगों के बाद आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने
सिख परिवारों की मदद की थी। लेकिन उनके इतना भर कहने का बहुत गूढ़ अर्थ है। वो एक संदेश और संकेत देना चाहते हैं, खास तौर से सिख समुदाय को भी, कि हम आपके लिए इतने चिंतित रहते हैं, इतने समर्पित रहते हैं, सेवा भाव से रहते हैं। इसके बावजूद हमारे बारे में जो विश्ववमन किया जाता है पंजाब में, पंजाब के बाहर, आप सहज रूप में उन परसेप्शन में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को जवाब नहीं देते, और जो लोग देश तोड़ने में लगे हुए हैं, प्रदेश में वैमनस्य पैदा करने में लगे हुए हैं, आप उनके साथ चले जाते हैं। देखिए, भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज़ादी के बाद से लेके आज तक जो विदेशी शक्तियों का जो खेल रहा है भारत में, कि ये देश एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाए। और अंग्रेज़ों ने जाते-जाते कोशिश की, इसीलिए देश का बँटवारा किया था। और जो लोगों को याद नहीं है कि अंग्रेज़ों ने खाली भारत का बँटवारा 2 हिस्सों में नहीं किया था। उ 1940 तक बर्मा और श्रीलंका ये गवर्न होता था दिल्ली से। 1940 में अंग्रेज़ों ने एक आदेश कर दिया कि अब बर्मा और श्रीलंका सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये सीधे गवर्न होगा लंदन से। तो उन्होंने भारत के पहले काटा उन्होंने श्रीलंका को, फिर काटा बर्मा को, और फिर काटा उन्होंने पश्चिम पाकिस्तान, जो आज का पश्चिमी पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान है, और दूसरा ईस्ट बंगाल, यानी जो आज बांग्लादेश है। तो भारत में विदेशी शक्तियों का जो है दखल हमेशा रहा है। और विदेशी शक्तियों का दखल का मतलब ये नहीं होता है कि वो भारत की प्लॉटिंग करके भारत को बेच देंगे। वो केवल ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो हमेशा उनकी नीतियों पे चले, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके आर्थिक, सामाजिक और जो मिलिट्री और ये जो जियोपॉलिटिकल उनके इंटरेस्ट है, उसके अनुसार वो देश काम करे। नरेंद्र मोदी आजकल इसीलिए अमेरिका की, यूरोप की आंखों में किरकिरी बने हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी किरकिरी बन गए थे, क्योंकि उन्होंने मई 98 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और उसका उन्होंने खामियाजा भुगतना पड़ा। कारगिल वॉर हुआ, पाकिस्तान की घुसपैठ हुई, अमेरिकी इशारे पे हुई, संसद पे हमला हुआ, पूरा अमेरिकी तैयारी थी। कारगिल पे जो जो अप्रैल 22 को जो हत्याकांड हुआ है, अब तो ये खबरें सामने आई गई हैं कि अमेरिका लूप में था। तो जो नरेंद्र मोदी की जो आज की तारीख की समस्याएं हैं, वो सबसे बड़ी ये है कि उनकी ये जो दृढ़ नीति है कि हम अपने इन जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं, उसके बारे में हम कोई भी निर्णय अपने हितों के अनुसार करेंगे। हम अमेरिका जो शो देखना चाहता है चाइना में, उसका टिकट हम नहीं खरीदेंगे। अमेरिका खुद खरीदे। जैसे क्वाड है, क्वाड का गठन जो हुआ है केवल चाइना की घेराबंदी के लिए हुआ है। क्यूयूएडी, यानी 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। अमेरिका ये चाहता है कि भारत चाइना के खिलाफ खुल के मोर्चा खोल दे। भारत का कहना है कि भाई हम मोर्चा क्यों खोल दें, हमारा जितनी आवश्यक हो उतना हम करेंगे, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट की पूरा करने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। अब आते हैं बात आपने जो शुरू की, इंदिरा गांधी के संग जो हुआ, और उसके बाद जो घटनाक्रम हुई, प्राइम मिनिस्टर ने उनको याद दिलाया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज एक बात और कही जो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने गुरु गोलवलकर जी का भी जिक्र किया। वो कहा उनको भी जो है फर्जी मामलों में फंसाया गया, और उनको जेल भेजा गया, और उनको मतलब बहुत प्रताड़ना हुई। लेकिन गोलवलकर जी के मन में कोई कटुता नहीं थी। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ कहा कि कभी-कभी जीभ जो है वो दाँतों के बीच में फँस जाती है, और जीभ कुचल जाती है, जीभ कट जाती है, लेकिन हम अपने दाँत नहीं तोड़ते, क्योंकि दाँत और जीभ दोनों हमारी है। यानी अगर अगर कांग्रेस ने कोई अत्याचार किया और कोई अपराध किया, तो हम कांग्रेस से के खिलाफ हम जनमत बनाएँगे, हम अभियान चलाएँगे, जनता को उसकी गलतियों का, उसके पापों के बारे में बताएँगे, और कहेंगे कि इसको हटाइए, सत्ता में हमको लाइए। लेकिन कांग्रेस हमारी शत्रु नहीं है। कांग्रेस हमारी जो है, ऐसा नहीं है कि उनको जड़-मूल से समाप्त कर दिया जाए। वो अलग बात है कि जो आज की जो सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की कांग्रेस है, वो वो नरेंद्र मोदी को किसी भी हालत में उनके अस्तित्व को
समाप्त करना चाहती है। पिछले 11 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से मिलकर के वो हर तरह के षड्यंत्र में लगी हुई है। कैसे नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर किया जाए, बदनाम किया जाए, जनता में इसके विश्वास को खंडित किया जाए। आजकल राहुल गांधी जो मिस्टर नेपो किड है, वो आजकल साउथ अमेरिका की यात्रा पे गए हुए हैं। और सबसे आश्चर्यजनक देश ये है, जिस देश में ड्रग माफिया का राज है, कोलंबिया भी गए हैं वो। जिससे भारत के केवल जो है और जो 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 डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो बड़े औपचारिक हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज जो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जिस तरीके से एक 100 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया और एक डाक टिकट भी आज जारी किया गया, तो ये एक जो 100 साल का जो इतिहास है, ये अपने आप में पूरा जहां समेटे हुए है। हमें इसको जानना चाहिए और और ये जान लेना चाहिए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आरएसएस के बीच में टकराव क्या है। टकराव केवल ये है, कांग्रेस ने 1947 के बाद जैसा देश अंग्रेज छोड़ गए थे, उसी को एज इट इज रिटेन कर लिया। कहीं पर भी कांग्रेस ने, नेहरू ने ने कभी ये चिंता नहीं की कि जो स्टेट क्राफ्ट है, राज्य के प्रबंधन की जो कला है, उसके जो भारतीय मूल्य हैं, जो चाणक्य नीति है, और जिन मूल्यों पर देश चला, ये चला है तुर्कों, मुगलों, अंग्रेजों के आने के पहले, उसके अनुसार भारत की संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। और 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 1920 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उन दोनों को मिलाकर के बीएन राव ने एक संविधान बना दिया। और उसमें केवल आपने एक प्रियम्बल जोड़ दिया और आपने उसमें आपने पूरे यूरोपियन और अमेरिकन वैल्यूज के जो कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, फंडामेंटल राइट है, माइनॉरिटी है, और ये और भाषा है और संस्कृति के आपने जोड़ दिए। लेकिन भारत का जो प्राचीन सभ्यता है, वो अधिकारों पे आधारित नहीं है। अगर अधिकार है तो पहले कर्तव्य भी है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के आजाद होने के समय 568 जो रियासतें थी, उसमें केवल 3 मुसलमानों के अधीन थी। एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक भोपाल। और सबसे ज्यादा नाटक इन्होंने ही किया था। और हैदराबाद में तो जो है पुलिस एक्शन भी हुआ था, उसमें 40,000 लोग मारे गए थे। और कश्मीर में की रियासत जो है, वहां बहुमत मुसलमानों का था, लेकिन राजा हिंदू था, महाराजा हरि सिंह। तो ये जो 565 रियासतें थी, ये उन्हीं प्राचीन भारतीय मूल्यों पर वहां का शासन चलता था, जो कि जो हमारा वैदिक ज्ञान है। अब यहाँ पे जब वेद की बात आती है, तो वेद का मतलब जो है, या महाभारत का जो आप अगर शशि थरूर जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी किताब पढ़ें और उनके इंटरव्यूज देखें, उन्होंने साफ कहा है, जो ज्ञान महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। और महाभारत सीधे सीधे एक राज्य के संचालन की कला का एक शास्त्र है। इट्स ए मैनुअल ऑफ स्टेट क्राफ्ट, हाउ टू रन द स्टेट। तो ये सारी बातें गायब कर दी गई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही चाहता है कि भारत का देश, भारत की संस्कृति को, भारत के इतिहास को, भारत की सभ्यता को भारतीय दृष्टि से देखा जाए, ना कि यूरोपीय दृष्टि से। जैसा अंग्रेजों ने भारत को डिफाइन किया था, जैसा भारत अंग्रेजों के समझ में आया था, वैसा देश अंग्रेज बना गए। अब जो यूरोप जिस आधार पे संगठित किया गया है, यूरोप के देश जिस आधार पे कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, वो 1648 की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में केवल राज्य के गठन का आधार यह है कि भाषा, जाति और मजहब, धर्म और धर्म और रिलीजन दो अलग अलग चीजें हैं। दुनिया में केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म। भारत के संविधान ने धर्म और मजहब और रिलीजन को एक बना दिया। धर्म जो है, जो जो रिलीजन है, उनको कहा जाता है अब्राहमिक रिलीजन, यानी हजरत अब्राहम ने जो जो मजहब बनाए, जो उन्होंने स्थापना की, पहला था यहूदी, उससे निकली क्रिश्चियनिटी, उससे निकला इस्लाम। तो ये व्यक्तियों द्वारा, पैगंबरों द्वारा स्थापित जो है, ये एक एक व्यवस्थाएं हैं, एक पंथ है। धर्म की किसी ने स्थापना नहीं की है। कोई यहाँ पैगंबर नहीं है, कोई यहाँ आसमानी किताब नहीं है। और धर्म जो जो है,
वो आपको साधक बनाता है, वो आपको सीकर बनाता है, वो आपको सत्य की खोज में की ओर चलने का मार्ग बताता है। आपकी इच्छा है आप जाएं, उस पे ना जाएं। लेकिन जो मजहब है, वो किताब कहती है कि जो इस किताब में कहा गया वो अंतिम है, इस पे आप प्रश्न नहीं कर सकते। यहूदियों की ओल्ड टेस्टामेंट, क्रिश्चियंस की न्यू टेस्टामेंट या बाइबल, और इस्लाम में कुरान। तो ये सब जो इंडिया को डीकोलोनाइज करना है, औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दिलाना है, ये एजेंडा आरएसएस का 1925 से है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ 3 साल 2 साल पहले, तो वहां पे सेंगोल की स्थापना हुई। और नेहरू को सेंगोल जो है एक तरह का राजदंड है। अब संसद में अगर सेंगोल की स्थापना हो रही है, तो कांग्रेस की त्योरियां चढ़ रही, ये क्या गंवारपन ले आए। नेहरू के मन में सेंगोल को लेकर के भारतीय संस्कृति के, भारतीय सभ्यता के, भारतीय राज्य संचालन पद्धति के प्राचीन जो प्रतीक थे, सिंपल थे, जो सिंबल थे, उसको लेकर के कितनी घृणा थी कि नेहरू ने उसको भेज दिया इलाहाबाद के म्यूजियम में। वो कहा गया कि ये नेहरू की वॉकिंग स्टिक है। ये उनके टहलने के समय वो छड़ी का प्रयोग करते हैं। टहलने की छड़ी कभी 6 फीट की नहीं होती है, 3 फीट की होती है, 3.5 फीट की होती है, 4 फीट की होती है। तो अब सेंगोल की स्थापना हुई। जो दिल्ली का प्रगति मैदान था, वहां पे पुराने हॉल को गिरा करके नया वहां पे बहुत बहुत बड़ा विशाल हॉल बना है, भारत मंडपम। उसके बाहर 26 या 28 टन की नटराज की मूर्ति की स्थापना हुई है। अगर अगर उस समय के अंग्रेजी अखबारों को आपने देखा हो, तो बड़ा शोर मचा था कि ये क्या हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो रही है। तो नरेंद्र मोदी धीरे धीरे भारत को भारतीय रंग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का भारत के साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इमोशनल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो। मिजोरम में जो है रेल लाइन अब पहुंची है आजादी के 78 ईयर्स के बाद। आज पटना से मिजोरम आप 7 घंटे में पहुंच सकते हैं, पहले 18 घंटे में पहुंचते थे। नागालैंड भी पहुंच गई है, और केवल मेघालय बचा है, भूटान तक जा रही है। तो भारतीय राष्ट्र राज्य का चरित्र क्या हो? कांग्रेस के अनुसार भारतीय राष्ट्र वही है जो जो यूरोप बना है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के आधार पर, कि एक नस्ल के लोग, एक भाषा के लोग और एक मजहब के लोग। भारत ऐसा नहीं है। पहली बार नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये कहा जाने लगा है कि इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल स्टेट। भारत एक सभ्यता है। भारत और भारतीय राष्ट्र राज्य एक सभ्यता से निकला राष्ट्र है। और दूसरा राष्ट्र ऐसा है, और दूसरा जो सिविलाइजेशनल स्टेट है, वो है चाइना। और चाइना ने कम्युनिस्ट टेक ओवर के बाद माओ के समय बाकायदा लॉन्ग मार्च की क्रांति चला करके, जिसमें करीब 5-6 करोड़ लोग मारे गए थे, अपनी प्राचीन सभ्यता को नष्ट किया। अब जाकर के चाइना में फिर से अपनी प्राचीन सभ्यता को रिवाइव करने का काम चल रहा है। कन्फ्यूशियस के नाम पर दुनिया भर में वो सेंटर्स खोले जा रहे हैं। और चाइना में बौद्ध मंदिरों को रिवाइव किया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में मंदिर जा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोगों में भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत जिज्ञासा बढ़ रही है। तो यही काम नरेंद्र मोदी भारत में कर रहे हैं। और जिसको कहा जाता है ये हिंदुत्व है, ये फासीवाद है, ये हिंदू जी जी। मेजोरिटेरिज्म है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है, मेरा मानना है कि भारत के पिछले 150 साल के इतिहास में ये बहुत बड़ा पड़ाव है। क्योंकि आजादी के पहले से ही संघ को लगातार गालियां दी गई हैं, हजारों किताबें लिखी गई हैं, लाखों क्विंटल अगर उसको ऐड करें तो उसके ऊपर अखबारों में लेख लिखे गए हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर तमाम किस्म की पीएचडी हुई है, और पीएचडी के डिसर्टेशन लिखे गए हैं। आज जो है दो भारत के इतिहास में ये वाटरशेड इवेंट है कि संघ को आज लोगों ने माना कि अब ये भारत की मुख्य धारा का अंग है, अब तक ये अछूत था। दो बड़ी घटनाएं मैं उनका उल्लेख करता हूं। 91 विवादित ढांचे का विध्वंस, 91-92, और उसके बाद से, चूंकि उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, 1984 जून में अकाल तख्त हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर पर
सेना का ऑपरेशन ब्लू स्टार, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जून में यह घटना हुई। अक्टूबर में 31 अक्टूबर को उनकी हत्या कर दी गई उन्हीं के सिख सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। उसके बाद लगा था 91 में भी, बाबरी विध्वंस के बाद भी, और इससे पहले ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद भी, कि मुस्लिम नाराज हैं, सिख नाराज हैं। लेकिन आज की तारीख में तो मुस्लिम पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। क्या विवादित ढांचे को गिराए जाने की घटना को बिसरा चुके हैं? और इसी तरीके से अगर अकाल तख्त पर टैंकों से वार किए गए थे, कराए गए थे, और वहां बहुत बड़ी संख्या में मासूम जो तीर्थ यात्री थे, श्रद्धालु थे, उनकी भी लाशें बिछ गई थी, आतंकवादी भी मारे गए थे, उन हालात के लिए कौन जिम्मेदार था, ये हम अपने अतीत के कार्यक्रम में डिस्कस कर चुके। लेकिन आज की तारीख में तो वहां पंजाब में कांग्रेस की भी सरकारें बन चुकी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में उससे पहले भी एक बार सरकार बन चुकी है। तो ये क्या माना जाए, कांग्रेस के 100 खून माफ है? देखिए, ये मामला केवल चुनावी राजनीति का मामला नहीं है। जो 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 मैंने कहा आपसे कि आरएसएस एंड बीजेपी स्टैंड फॉर इंडिया को डीकोलोनाइज किया जाए। कांग्रेस ने जो व्यवस्था बनाई है, जो संविधान जो जो बना है, वो केवल वो एक तरीके का पोस्ट कॉलोनियल इंडिया है, अंग्रेजों के जाने के बाद का भारत है। तो तो इसलिए इसका डायमेंशन बदल जाता है। सिखों के लिए जो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया है, जो अंग्रेज छोड़ गए थे, जिसको कांग्रेस ने बरकरार रखा, सिखों की राजनीति में वो ज्यादा फिट बैठता है। नरेंद्र मोदी की आरएसएस की राजनीति जो है कि पूरे देश को को हम भारतीय सभ्यता के और हमारे जो प्राचीन मूल्यों के चश्मे से देखते हैं, उसके अनुसार हम अपने को ढालना चाहते हैं। और जो हमारी संस्कृति की जो जो अविरल धारा है, जो पिछले 500-800 सालों में तुर्कों, अरबों, मुगलों, अंग्रेजों के गुलामी के काल में जो छिन्न भिन्न हो गई है, उसको कैसे उस घाव को कैसे भरा जाए। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जनरल डायर ने पुलिस फायरिंग के आदेश दिए थे। उसमें बड़ी संख्या में सिख और हिंदू दोनों मारे गए थे। उस घटना के कुछ ही दिन बाद अमृतसर का उस समय एसजीपीसी नहीं हुआ करती थी। उस समय जो वहां के मुख्य ग्रंथी को बोलते थे सरबराह, आला सिंह ने उस समय जनरल डायर को एक सरोपा भेंट किया था। गुरुद्वारे में सरोपा भेंट करना एक गुरुद्वारे द्वारा दिया गया एक सर्वोच्च सम्मान है। उसी आला सिंह का जो नाती है, यानी उसका आज जो है सिमरनजीत सिंह मान, अकाली दल का जो सबसे रेडिकल, कट्टर और राष्ट्र विरोधी गुट है, उसका एमपी है। उसका नाम है सिमरनजीत सिंह मान। एमपी था, और अब नहीं। जी, अरे है, इस समय है, अभी हुआ है 2024 में, फिर हुआ है, पता कर लीजिए। 2024 में संगरूर से देखना हाँ, पड़ेगा कौन चुना गया है, वो नहीं अच्छा, चुना गया है। अभी मैं, अच्छा, हाँ। और उसके बाद जो है और वो आज भी जो है, और अंग्रेज जो है भारत से अंग्रेज जो है नहीं है इस समय, एमपी शायद नहीं है, हाँ। तो ये तो ये धारा वहां से चली आ रही है। तो तो अ, तो अब जो है ये तो तो जो अभी अभी आपने घटना बताई कि सिखों के संग ये हुआ, तो वो उनको वो स्वीकार्य है। कनाडा में जो आपके खालिस्तानी सिख हैं, वो बाकायदा परेड निकालते हैं और ये गर्व से बताते हैं कि उन्होंने कैसे इंदिरा गांधी की हत्या की। तो पंजाब का ये कनेक्शन है। और अंग्रेजों ने जो भारत के विखंडन के
भारत के समाज को तोड़ने के जो बीज बोए थे, वो पंजाब में आज वट वृक्ष बन चुके हैं। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पंजाब में ईसाई जो सिख हैं वो ईसाई बन रहे हैं, और जिस तरीके से पंजाब के जो आपके निहंग अकाली सिख हैं वो हिंदुओं को भगा रहे हैं, वो उसी का हिस्सा है कि हमें एक दिन पंजाब को भारत से अलग करना है। तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। तो कांग्रेस, जो आज की जो कांग्रेस है, वो जितने राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जितनी अलगाववादी ताकतें हैं, और जो लोग देश को नष्ट करना चाहते हैं, देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उन सारे ऐसे सारे तत्वों की कांग्रेस जो है इस समय उनके लिए स्वर्ग है। ये आप देख लीजिए। वो चाहे सोनम वांगचुक हो लद्दाख वाला, वो चाहे जिहादी हो, वो चाहे चर्च का एजेंडा हो या खालिस्तानी हो, वो सारे के सारे लोग जो हैं जो उनके लिए स्वर्ग कांग्रेस है। तो और जितनी भी विदेशी शक्तियां हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जो देख रही हैं कि नरेंद्र मोदी अनअसेलेबल हो रहे हैं, यानी ये इतने मजबूत हो रहे हैं कि इनको अब हम आसानी से हटा नहीं सकते, तो उनके लिए केवल एक ही आशा की किरण है, वो है राहुल गांधी। ये खुल के काम हो रहा है, इसमें कोई भी छुपी हुई बात नहीं है। अगर किसान कोई भी ध्यान आंदोलन के से, दौरान भी और बस शंभू यही बॉर्डर हुआ। के समय भी सिख और मुसलमान दोनों एक दूसरे की सेवा करते हुए दिखाई दिए। और चर्च 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 को क्यों भूल गए? चर्च भी। वो वो पादरी उसमें आते थे ना वहां पे, सब अपना जो अपना चोगा पहन करके। तो ये स्थिति है इस समय, और संघ केवल इसी से लड़ रहा है। और दो इतिहासकार हुए हैं भारत में, राधा कुमुद मुखर्जी और आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार का ने जो भारत का इतिहास लिखा है, उसको प्रकाशित किया है भारतीय विद्या भवन ने। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द इंडियन पीपुल बाय द इंडियन पीपुल बाय द विद द इंडियन आईज, वो लिखी गई है। हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है कि अभी हाल में एनसीईआरटी ने इतिहास की पुस्तकों में कुछ परिवर्तन किया है। उसमें अकबर द ग्रेट कहा गया था, उसमें अकबर के नाम से ग्रेट हटा दिया गया। तो वामपंथियों को इससे बहुत मिर्चा लगी है कि आपने अकबर से के नाम से ग्रेट क्यों हटा दिया। अरे अकबर ने राजपूताना में हमले किए में 50,000 लोग एक हमले में मारे थे, और कितनी हजार जो है क्षत्रानियों ने वहां पे जौहर किया था, केवल अपना सम्मान, अपनी अस्मत को बचाने के लिए। वो आदमी कितना बड़ा खूंखार आदमी था, खून का प्यासा था, उसको अब तो अकबर द ग्रेट बताया गया है। तो मुगलों को जो महान बताया गया है, और तुर्कों को जो भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बना दिया गया है, और ये बता दिया गया कि जैसे वो हमारे पुरखे थे। दिल्ली की सारी सड़कों में हुमायूं से लेकर के बहादुर शाह जफर तक जितने भी जो जो 10-15 जो हुए हैं मुगल राजा, सबके नाम पे सड़कें हैं। केवल इसको हमेशा संघ ने चुनौती दी है। याद करिए आजादी के बाद जिस तरीके से सरदार पटेल गुजरात के वो जूनागढ़ में जो वो है सोमनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा करना चाहते थे, नेहरू ने कितना उसका विरोध किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए थे, नेहरू ने उसका विरोध किया था। 1949 में, नवंबर 1949 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई थी, या रखी गई थी। नेहरू ने कितना दबाव डाला था गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री के ऊपर कि इसको तुरंत हटाया जाए। तो संघ की केवल प्रयास ये है कि जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, हम उसको रिक्लेम करेंगे, जो हमारी है। कांग्रेस ने उसको रोकने के लिए 1991 में पूजा स्थल विधेयक ला दिया कि 1947 15 अगस्त को जो धार्मिक स्थल जिस जिस स्वरूप में था, उसमें बदलाव नहीं होगा। अब मस्जिद में पूजा नहीं होती है, पूजा मंदिर में होती है। कानून का नाम जो है वो सारे सनातन प्रतीकों के आधार पर है, लेकिन वो कानून सनातन हिंदुओं के हितों के खिलाफ बनाया गया है। मस्जिद में होती है इबादत, मंदिर में होता है दर्शन, और मंदिर में होती है पूजा। मंदिर में होते हैं अनुष्ठान, अनुष्ठान मस्जिद में नहीं होते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी जो बातें हैं, अब जैसे संघ में ये 100 साल से परंपरा है कि वो कभी 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाते।
वो हमेशा फागुन के महीने में होली के पहले मनाते हैं, जो हमारी क्या कहते हैं चैत्र प्रतिपदा को के दिन। तो ये उनकी परंपराएँ हैं और ये उनकी परंपरा नहीं है, ये भारत की प्राचीन परंपरा है। तो ये जो है केवल जो 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 विवाद है संघ और कांग्रेस के बीच में, दैट इज़ आइडिया ऑफ इंडिया। कैसा भारत? अंग्रेज का छोड़ा हुआ भारत या अंग्रेज तुर्कों और मुगलों और ये इस्लामी हमलावरों के आने का पहले का प्राचीन भारत, बस ये है। ये बताइए। तो प्राचीन भारत में किसी किस्म के भेदभाव का कोई आधार ही नहीं था और ये जो मनुस्मृति है, ये भी पाखंड, ये भी फॉल्ट लाइन, ये भी झगड़े की जड़, ये जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर था विलियम जोन्स, उसकी पैदा की हुई है और उसकी बनाई हुई एशियाटिक सोसाइटी आज भी कलकत्ता में काम कर रही है और ये एशियाटिक बत, सोसाइटी जो है जोन्स ने बनाई थी और वहीं से आविष्कार हुआ था ये आपका मनुस्मृति का, जो आज भी चला आ रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के पहले कोई जानता नहीं था कि ये मनुस्मृति होती क्या है और यदि मनुस्मृति में कोई ऐसी बात है जिसमें असमानता गैर बराबरी की बात है तो वो खारिज है इसलिए कि वो संविधान से ऊपर नहीं है। हमारे मामले में, आपके मामले में, किसी के मामले में जो अंतिम किताब है वो है भारत का संविधान और उस संविधान के आधार पर कानून बनाने का काम संसद का है और उस कानून के आधार पर इंटरप्रिटेशन करके यदि कोई विवाद है तो निर्णय करने का काम अंतिम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का है। मनुस्मृति कहीं है ही नहीं। ये बताइए, ये पी चिदम्बरम को क्या हुआ? इन्होंने राहुल गांधी को क्यों एक्सपोज कर दिया? राहुल गांधी तो कह रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर, उन्होंने हम्म। कहा कि सरेंडर तो हमने किया था, कोंडालीजा राइस आई थी, उन्होंने कहा हम्म। था कि ये जो मुंबई पर अटैक हुआ है इसका जवाब नहीं देना है, पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है। यानी मनमोहन सरकार ने जॉर्ज बुश की सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे। नहीं, नहीं, इसके पहले भी जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस समय भी न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी हो गई थी। अमेरिका को इसकी भनक लग गई थी। अमेरिका दबाव के चलते नरसिम्हा राव ने अंतिम समय पे न्यूक्लियर टेस्ट करने के निर्णय को वापस ले लिया था। और आज ये सबको मालूम है कि भारत में जितने, आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का पालतू कुत्ता है जिसका काम केवल है कि भारत के ऊपर भौंकना और जहां मौका लगे उसको काटना। वो जो भी इंसिडेंट हुआ, चाहे पहलगाम हो या 26/11 बंबई हो या उसके पहले पुंछ हो, उड़ी हो, या आज भी जो जो आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश हो रही है, ये सारी ताकत जो है पाकिस्तान को अमेरिका से मिलती है। ये 3 महीनों में पाकिस्तान के आर्मी का स्टाफ जो फील्ड मार्शल है, वो आपका आसिम मुनीर, वो 2 बार मिलता है आपके डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप की आंखों का वो तारा बन गया है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी ताकत की जरूरत है जो इंडिया के ऊपर दबाव बना सके, जो इंडिया को परेशान कर सके। और डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, पूरे वेस्ट को ये सपने में कभी ये आभास नहीं था कि इंडिया का, भारत का जो बदला है, जो रिटेलिएशन है, ऑपरेशन सिंदूर इतना भयानक होगा कि जो 48 घंटे में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नष्ट कर देगा। और आप देखिए बेशर्मी की बात, और मैं तो देखता हूं इस देश के लोगों की संवेदनहीनता की स्थिति, कि राहुल गांधी कह रहा है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 रफाल गिराए, जबकि भारत और के डेड किसी भी डेड इकोनॉमी बता रहा है भाई। वो केवल इंडिया पे दबाव बनाने के लिए भाई। अमेरिका के सोयाबीन किसानों का $12.5 बिलियन, यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की फसल तैयार रखी है, वो डूब गई। कोई उसको खरीदार नहीं मिल रहा है। इसने चाइना को धमकाया, चाइना पे टैरिफ लगाया, चाइना ने उसके बदले में टैरिफ लगा दिया और कहा जाओ तुम्हारा सोयाबीन हम नहीं खरीदेंगे। और चाइना ने सोयाबीन लेना शुरू कर दिया ब्राजील से। तो अब वो जो है $12.5 बिलियन की फसल, ₹1.25 लाख करोड़ की, वो सरदर्द बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और वहां के किसान बोल रहे हैं कि हमने आपको इलेक्शन में इतना आपको डोनेशन दिया था और आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ट्रंप के वहां जूते पड़ रहे हैं। तो आज ट्रंप परेशान है कि भाई ये
ये नरेंद्र मोदी जो है हमारी कोई बात सुनते ही नहीं है। ट्रम्प जो है मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर लगातार 5 महीने से भारत के खिलाफ विश्वमन कर रहा है। और उसने कितनी करीब 45 बार कहा है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर कराया। भारत ने उसका आज तक जवाब नहीं दिया। इससे उसकी खींच कितनी बढ़ गई होगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो हो रहा है, ये सारे घटनाक्रम का जवाब आज प्राइम मिनिस्टर ने अपने आधे पौन घंटे के भाषण में दिया है पूरा। अगर और प्राइम मिनिस्टर के भाषण का जो पूरा टेक्स्ट है वो पीआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारत की हर भाषा में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, अन्य भारतीय भाषाओं में है। लोगों को पढ़ना चाहिए उसको कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है उसका क्या मतलब है। और देश का हेड ऑफ स्टेट कोई जो है वो लठमार भाषा में नहीं बोल सकता। उसकी प्राइम मिनिस्टर की भाषा की एक मर्यादा होती है, एक डिग्निटी होती है। ही हैज टू एड्रेस द ग्लोबल मीडिया आल्सो, द एंटायर ग्लोब। तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए और बिटवीन द लाइन्स पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और आप देखिए उसके बाद कांग्रेस की जो रिएक्शन आया है वो कितना जला कटा और कितना जहरीला और ईर्ष्या से भरा हुआ आया है। वो आज भी कह रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है, 1885 में जिस पार्टी का गठन अंग्रेज ने किया और जिस पार्टी के यानी कांग्रेस का गठन, उस कांग्रेस के 7 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अंग्रेज अधिकारी रहे हैं। वो पार्टी दावा करती है कि हमने देश को आजाद कराया। और वो पार्टी वीर सावरकर जिसने 27 साल जो है अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में काला पानी काटा, जिसको 2 जन्मों के बराबर की सजा हुई, उस व्यक्ति को कलंकित करने का काम कांग्रेस ने, कम्युनिस्टों ने नेहरू के जमाने से किया है। नेहरू के जमाने में जानबूझ करके महात्मा गांधी की हत्याकांड में सावरकर का नाम डाला गया। और डॉक्टर अम्बेडकर ने सावरकर के बारे में जो कहा है वो सब नेट पे उपलब्ध है, कोई भी पढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत आपराधिक कृत्य है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सावरकर से कोई लेना देना नहीं है। सावरकर को संघ का नेता बताया गया, जबकि सावरकर या गोडसे कभी जीवन में संघ में नहीं रहे। वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। उनको संघ का बता दिया गया। और वो पार्टी जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर आरोप लगाती है, सावरकर को कलंकित करती है। अटल जी यहाँ लखनऊ से 1991 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ने आए थे। 91, 96, 98, 99, 2004 वो 5 इलेक्शन लड़े। जैसे ही अटल जी आते थे अपना नामांकन दाखिल करते थे, कांग्रेस के नेता अपनी दराज खोली और ये खबर निकालते थे अटल बिहारी वाजपेयी ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। तो कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि जो भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रवादी है उसको ये कलंकित करेंगे और यही काम ये आज भी कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं आया। नरेंद्र बिल्कुल। मोदी को की माता जी को जो गाली दी जाती है और जो मोदी जी को कोई गाली दे रहे हैं पिछले 25 साल से, अक्टूबर 2001 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब से लेके आज तक गालियों का सिलसिला जारी है ना। तो ये कोई बेमतलब नहीं है। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और सभी दर्शकों का भी बहुत आभार, वो जुटे। और एक निवेदन है कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाया करें और इस वीडियो को अपने मित्रों को भी जरूर भेजें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।